हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। हमने ABEO पेपर 2 का यूनिट 4 स्टार्ट किया था। यूनिट 4 में हम नई शिक्षा नीति 2020 देख रहे थे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और वी कैन से न्यू और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसका हमने पार्ट 7 तक ऑलरेडी देखा हुआ है और आज हमें पार्ट 8 देखना है। इससे पहले वाले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं वो आपको ABEO नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जा करके आप सभी वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जहाँ हमें लास्ट पार्ट देखना है, क्योंकि अब ये नई शिक्षा नीति का लास्ट पार्ट है और इसके बाद हमारी नई शिक्षा नीति कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में यदि आपको क्लास अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, यदि आप कुछ सीखें तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जहाँ भी आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हैं, जिस भी सोशल मीडिया हैंडल में, जहाँ भी जिस भी ग्रुप में आप हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। नई शिक्षा नीति के कुछ प्रिंसिपल्स देख लेते हैं हम कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्या सिद्धांत हैं। तो हमने अपने क्लास में देखा हुआ था कि नई शिक्षा नीति के कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं, यानी कि फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं। व्हाट आर द फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स? यदि एग्जाम में आया कि निम्न में से कौन बुनियादी सिद्धांत हैं नई शिक्षा नीति 2020 के, जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से भी जानते हैं, तो हमें क्या क्या याद रखने हैं, आइए देखते हैं, समझते हैं। तो कौन कौन से फाउंडेशनल प्रिंसिपल हैं? तो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, पहुंच, हिस्सेदारी, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही। ये मैंने आपको करवाया हुआ है, मैंने ये 5 प्रिंसिपल, ये 5 सिद्धांतों को मैंने आपको करवाया है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको जो बेसिक डिफरेंस अभी आगे जब आप कंटिन्यू वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ। तो पहले आप लोग पहले याद करो, साथ में याद करो। एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, AEQ, एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। AEQAA, पहुंच, हिस्सेदारी, गुणवत्ता, पहुंच, हिस्सेदारी, गुणवत्ता, वहनीयता, जवाबदेही। पहुंच, हिस्सेदारी, गुणवत्ता, पहुंच, हिस्सेदारी, गुणवत्ता, वहनीयता, जवाबदेही। मुझे ऐसा लगता है कि साथ में यदि आपने बोला होगा तो ज़रूर थोड़ा बहुत तो याद हुआ होगा। बाद में जब वीडियो एंड हो जाए तो दोबारा फिर से देख लीजिए, ठीक है। अब आगे देखिए, यदि पूछा गया कि व्हाट आर द 5 प्रिंसिपल्स और वी कैन से व्हाट आर द 5 फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ NEP 2020, बहुत ध्यान दो, क्या मैं बताना चाह रही हूँ फाउंडेशनल प्रिंसिपल, ठीक है। फाउंडेशनल प्रिंसिपल की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, बुनियादी सिद्धांत, ठीक। अब आगे आ जाओ, आगे क्या बताया जा रहा है। द पॉलिसी बिलीव्स दैट द एजुकेशन सिस्टम शुड डेवलप गुड ह्यूमन बींग्स विथ रैशनल थिंकिंग, कंपैशन, एम्पैथी, करेज, रेजिलियंस, साइंटिफिक टेम्पर, क्रिएटिव इमेजिनेशन एंड एथिकल वैल्यूज। नीति का मानना है कि शिक्षा प्रणाली को तर्क संगत हो सोच, करुणा, सहानुभूति, साहस, लचीलापन, वैज्ञानिक स्वभाव, रचनात्मक कल्पना और नैतिक मूल्यों के साथ अच्छे इंसानों का विकास करना चाहिए। ये नीति का मानना है कि ये सब गुण होने चाहिए कि अच्छा एक व्यक्ति बने। कैसा व्यक्ति बनना चाहिए? अच्छा इंसान कौन होता है? जिसके पास नैतिक मूल्य होते हैं, जिसके पास रचनात्मक कल्पना होती है, जिसका वैज्ञानिक स्वभाव होता है, जो लचीला होता है, सहानुभूति जिसके हृदय में है, साहस जिसके हृदय में है, करुणा है जिसके पास में, और जिसके पास में तर्क संगत सोच है। ये सभी गुण एक अच्छे इंसान में पाए जाने चाहिए। और जो कि किसने बताया है? तो इस पॉलिसी ने बताया है कि ये सभी गुण होने चाहिए अ गुड ह्यूमन बींग्स में। अ गुड ह्यूमन बींग, जो अच्छा कोई मनुष्य है तो उसमें ये गुण होने चाहिए। इसीलिए शिक्षा को क्या होना चाहिए? शिक्षा का 5 फाउंडेशनल प्रिंसिपल क्या है? एजुकेशन के 5 फाउंडेशनल प्रिंसिपल क्या होते हैं? तो एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, और क्या है? अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, पहुंच, हिस्सेदारी, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही।
उसके बाद में यदि एग्जाम में पूछा गया कि व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वहां पे हमने क्या देखा, फाउंडेशनल प्रिंसिपल, डिफरेंस को समझना है ना, वहां पे हमने देखा फाउंडेशनल प्रिंसिपल, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल देख रहे हैं, मूलभूत सिद्धांत देख रहे हैं। अब बहुत ध्यान से सुनो, यदि हम हिंदी में अर्थ देखें फाउंडेशनल और फंडामेंटल का, तो दोनों का ही अर्थ किसी में दो मूलभूत और बुनियादी क्या करते हैं, एक दूसरे की जगह पे प्रयोग कर लिए जाते हैं। इसीलिए यदि एग्जाम में पूछेगा, यदि आप हिंदी मीडियम के हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो, किसी भी मीडियम के हो, बस ये देखना कि टाइटल में कि वहाँ पे फंडामेंटल लिखा है या वहाँ पे फाउंडेशनल लिखा है। ठीक है, फंडामेंटल लिखा है या फाउंडेशनल लिखा है। यदि फाउंडेशनल बोलेगा तो याद रखना कि 5 सिद्धांत होते हैं, यदि फंडामेंटल पूछेगा तो याद रखना 22 सिद्धांत होते हैं। कितने होते हैं, 22 होते हैं। 22 कौन कौन से, आगे मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, 22 होते हैं। यदि फंडामेंटल पूछा तो याद रखना 22 होते हैं, यदि फाउंडेशनल पूछा तो याद रखना 5 होते हैं। 5 जो कि हमने देख लिया। अब आइए 22 को हम देखते हैं, 22 कौन से ऐसे सिद्धांत हैं। बस आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है ना। क्या है, रिकॉग्नाइजिंग, आइडेंटिफाइंग एंड स्ट्रेंथनिंग द यूनिक कैपेबिलिटीज ऑफ ईच स्टूडेंट, प्रत्येक छात्र की अनूठी क्षमताओं को पहचानना, उनकी पहचान करना और उन्हें मजबूत करना। फिर क्या है दूसरा पॉइंट क्या है, प्रमोटिंग ईच स्टूडेंट्स होलिस्टिक डेवलपमेंट इन बोथ एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक स्फीयर्स, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक दोनों क्षेत्रों में प्रत्येक छात्र के समग्र विकास को बढ़ावा देना। फिर उसके बाद क्या है, अचीविंग फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन ऑल स्टूडेंट्स बाय ग्रेड 3। ये पूरा याद करने का है ना, तो यहाँ पे कुछ समझाना नहीं, क्योंकि ये सिद्धांत है जो कि हम अपने अकॉर्डिंग नहीं बना सकते। सरकार ने जो बनाया है, जो सरकार ने जो पॉलिसी को डिज़ाइन किया, उसे हमें एज इट इज़ याद रखना है ना। फिर ग्रेड 3 तक सभी छात्रों में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक हासिल करना। फिर फ्लेक्सिबिलिटी फॉर लर्नर्स टू चूज देयर लर्निंग ट्रेजेक्टरीज एंड प्रोग्राम्स एंड देयरबाय चूज देयर पाथ्स एज पर देयर टैलेंट्स एंड इंटरेस्ट, शिक्षार्थियों के लिए अपने सीखने के प्रक्षेप वक्र और कार्यक्रमों को चुनने के लिए लचीलापन और इस तरह उनकी प्रतिभा और रुचि के अनुसार उनके रास्ते का चयन करना। फिर क्या है, सीखने के क्षेत्रों में हानिकारक पदानुक्रम और साइलो को खत्म करने के लिए कला और विज्ञान, पाठ्य चर्चा और पाठ्येतर गतिविधियों, व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं के बीच कोई कठिन अलगाव नहीं है। No hard separation between the arts and science, curricular and extracurricular activities, vocational and academic streams, among other, to eliminate harmful hierarchies and silos in areas of learning। यानी कि हम बोल देते हैं ना, अरे ये तो आर्ट्स बैकग्राउंड का है, हम तो साइंस बैकग्राउंड के हैं, यानी कि ऐसा हो जाता है कि बेचारे आर्ट्स वाले जो है यानी कि कुछ पढ़े ही नहीं है और साइंस वाले मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रकांड विद्वान है। तो ऐसा क्यों सोचना, सभी अपने अपने क्षेत्र में सभी अच्छे हैं। आर्ट्स भी अच्छा सब्जेक्ट है, साइंस भी अच्छा सब्जेक्ट है। आर्ट्स तो आपको बल्कि सिविल सर्विसेज में जो आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं तो उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है कि आर्ट्स यदि उन्होंने पहले पढ़ा है तो बहुत ही अच्छी तरीके से वो लोग बाकी चीज़ों को समझ सकते हैं, है ना। मैं यहाँ पे रिजल्ट की बात नहीं कर रही हूँ कि कौन से फील्ड के रिजल्ट सबसे ज़्यादा आते हैं, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि सब्जेक्ट्स तो ज़्यादा आर्ट्स के ही हैं। ज्योग्राफी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, ये सभी चीज़ें किस में आता है, तो फिलॉसफी पढ़ना है, ये सभी तो आर्ट्स के सब्जेक्ट आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि कोई भेद नहीं करना है, ये सिद्धांत है कि कोई भेद नहीं करना है कि आर्ट्स साइंस में जो पाठ्यक्रम गतिविधियां एवं सह पाठ्यक्रम गतिविधियां हैं, या फिर हम बोल सकते हैं गैर पाठ्यक्रम गतिविधियां हैं, यानी कि हम ना मतलब केवल पढ़ाई करने के लिए आते हैं, हमें ना बाकी चीज़ों से मतलब नहीं। अरे भैया खेल कूद भी लो थोड़ा बहुत, डांस, सिंगिंग, डिबेट, स्पीच, इसमें भी पार्टिसिपेट कर लो, क्या दिक्कत है, वो भी तो अच्छे फील्ड है, उसमें भी जा सकते हैं। तो कैरिकुलर और एक्स्ट्रा कैरिकुलर के
एक्टिविटीज़ में भी नो हार्ड सेपरेशंस है। फिर वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम्स यानी कि व्यावसायिक शिक्षा और कौन सी शिक्षा, शैक्षणिक धाराओं के बीच में भी, यानी कि हम तो मतलब कि ऐसे सब्जेक्ट्स लेंगे, हम तो केवल एकेडमिक स्ट्रीम्स से बिलोंग करते हैं, हम ना वोकेशनल, हम क्यों सीखें, हम क्यों फोटोग्राफी में इंटरेस्ट लें, हम क्यों डांस ड्रामा ये सब में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, हम ये व्यावसायिक शिक्षा नहीं लेंगे, हमको तो केवल एकेडमिक में जितना जो पढ़ाया जाएगा उतना ही पढ़ लेंगे, हम एक्स्ट्रा कोर्स नहीं करेंगे। तो इसमें यानी कि कोई अलगाव नहीं है, जो जिसमें भी आप अच्छे हो, जो आपको अच्छा लगे उसको कर लीजिए। ज़रूरी है कि कोई एक व्यक्ति कुछ कर रहा है तो आप भी उसी के पीछे चले जाए, नहीं। ये सिद्धांत क्लियरली बताए हैं कि कोई भेद नहीं करना है और ना ही कोई भेद है, कि सभी शिक्षा अपनी अपनी जगह में सभी अच्छी होती हैं। ये शिक्षा नीति ने ऐसा सिद्धांत माना है, ठीक है, यानी कि नो हार्ड सेपरेशंस। फिर क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी एंड हॉलिस्टिक एजुकेशन अक्रॉस द साइंस, सोशल साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड सपोज टू एंश्योर द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ ऑल नॉलेज। सभी ज्ञान की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल में बहु अनुशासनात्मक और समग्र शिक्षा, यानी कि बहु अनुशासनात्मक और एक समग्र शिक्षा हो जानी चाहिए। फिर क्या है, सीखने और सिखाने में बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति को बढ़ावा देना, प्रमोशन ऑफ मल्टीलिंग्विज्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज इन लर्निंग एंड टीचिंग। फिर क्या है, जीवन कौशल जैसे संचार, टीम वर्क, सहयोग और लचीलापन, लाइफ स्किल्स सच एज कम्युनिकेशन, टीम वर्क, कॉपरेशन एंड रेजिलियंस। फिर योगात्मक आकलन के बजाय सीखने के नियमित रचनात्मक आकलन, रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग इंस्टीड ऑफ समेटिव असेसमेंट, यानी कि रोज हमने क्या क्या सीखा। अब आपने पढ़ा ना, अब आप मान करके चलिए, आप ये लेक्चर देख रहे हो, उसके बाद में विचार करो, मैंने इस लेक्चर से क्या सीखा, कितनी चीज़ें मुझे याद है, क्या मुझे एक शब्द भी याद है क्या? यदि एक शब्द भी याद है ना, यानी कि मैंने ध्यान से सुना है। यदि मेरे को एक शब्द भी याद है या और समझ में आया, इसका मतलब मैंने तो डेफिनेटली ध्यान से सुना है। यदि हमें कुछ भी याद नहीं, इसका मतलब मैंने तो मतलब कि अपना ये टाइम को वेस्ट कर दिया, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया, मुझे तो कुछ चीज़ याद भी नहीं हुई। ऐसा ये है रेगुलर अपने आप को क्या करना है, आपको एसेस करना है। बजाय इसके मैं ऐसा करता हूँ कि ना जितने प्लेलिस्ट में जितने वीडियो है ना, मैं ऐसा करता हूँ या करती हूँ, पूरे को एक साथ सुन लेती हूँ, उसके बाद में देखते हैं कुछ समझ में आया कि नहीं, देखते हैं कि ठीक से पढ़ाया गया है कि नहीं, पहले सुन तो लें, बाकी वीडियो एक बार सुन तो लें। तो नहीं, एक समेटिव असेसमेंट नहीं करना है कि पूरा पढ़ लिए उसके बाद में सोच रहे कितनी चीज़ें याद है और कितनी चीज़ें नहीं। एक एक पढ़ो, एक एक याद करो, एक एक पढ़ो, एक एक याद करो। डेली वीडियो इसलिए डल रहे हैं, नहीं तो एक साथ पूरे वीडियो एक साथ डल जाते। डेली मैं आपको इसीलिए तो पढ़ा रही हूँ ना, कि क्या बोलते हैं, फ्रेश लेक्चर आपको क्यों प्रोवाइड करवा रही हूँ, जिससे आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो और याद करते जाओ। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी कि यहाँ पे मैं केवल आपको समझाने की कोशिश की हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगी। और क्या है, सभी शैक्षिक निर्णयों के आधार के रूप में पूर्ण समानता और समावेशन, फुल equity and inclusion as the basis of all educational decisions, with teachers and faculty as the heart of learning process. शिक्षक और संकाय सीखने की प्रक्रिया के केंद्र के रूप में। फिर क्या है, लाइट बट टाइट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टू प्रमोट इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड रिसोर्स एफिशिएंसी ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम। शैक्षिक प्रणाली की अखंडता, पारदर्शिता और संसाधन दक्षता को बढ़ावा देने के लिए हल्का लेकिन कठिन नियामक ढांचा। फिर स्वायत्तता, सुशासन और अधिकारिकता के माध्यम से नवाचार और आउट ऑफ द बॉक्स विचारों को प्रोत्साहित करना, यानी कुछ रचनात्मक सोचिए, कुछ नया सोचिए, कुछ इनोवेटिव सोचिए, तो उसके बारे में बताया गया। एनकरेजिंग इनोवेशन एंड आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया सच एज ऑटोनॉमी, गुड गवर्नेंस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, तो ये हमने क्या देख लिया, ये आज के सेशन में हमने फाउंडेशनल और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को देखा है। यदि एग्जाम में आता है, अब एग्जाम में पता है आपके ये नहीं आएगा कि कौन कौन से आपको बताना है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल कितने हैं, क्योंकि 22 हैं, जो कि आप नहीं एक्सपेक्ट किया जाएगा। बस ये पूछा गया कितने हैं, तो फंडामेंटल 22 हैं और फाउंडेशनल कितने हैं, 5 हैं। ये पूछा
5 फाउंडेशनल हैं तो उसको पूछ सकता है। मैं दोनों ही, चाहे आप जिस भी माध्यम से, इंग्लिश हो चाहे हिंदी, बहुत ध्यान से सुनना, मूलभूत और बुनियादी, इसको बुनियादी बोलते हैं और इसको मूलभूत बोलते हैं। लेकिन यदि आप हिंदी के अर्थ को देखेंगे तो फाउंडेशनल को भी मूलभूत बोल देते हैं और फंडामेंटल को भी बुनियादी बोल देते हैं। इसलिए मैं आपको हिंदी के बजाय मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश वर्ड याद करवा रही हूँ, जिससे आपके एग्जाम में देख लेना ना, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहता है, तो आप लोग एक बार देख लेना कि कहाँ पे फाउंडेशनल लिखा है और कहाँ पे फंडामेंटल लिखा है। यहाँ पे फंडामेंटल लिखा होगा, यहाँ पे फाउंडेशनल लिखा होगा। फाउंडेशनल कितने 5 है, फंडामेंटल 22 है। मैंने बार बार आपको बताया है। यदि आपको याद हो गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद हो गया होगा तो दोबारा सुनना, डेफिनेटली याद हो जाएगा। तो इसी के साथ में आज के लेक्चर को हम एंड करेंगे और यहाँ से हमारा नई शिक्षा नीति, जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नाम से जानते हैं, यहाँ पे हमारा एंड होता है। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन में मिलने से पहले आपको करना क्या है, तो आपको यदि सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।